नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 13वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि पहली भाषा को अर्जित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहली भाषा क्या होती है? पहली भाषा बच्चे की मदर टंग होती है, यानी मदर टंग के अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि मदर टंग को बच्चे अर्जित कैसे करते हैं। तो जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो उसके अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसके जन्म के समय उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती है, इसलिए उसकी मजबूरी होती है कि उसे भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी बातों को दुनिया के सामने रखना है। इसलिए उसके परिवार के सदस्य के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है हूबहू वह उसका अनुकरण करने लगता है और नेचुरल इन्वायरमेंट में उस लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है, जिसे हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा का अर्जन कहते हैं। यानी अनौपचारिक तरीके से जब कोई भाषा सीखी जाती है तो उसे हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं, और अगर औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत अगर भाषा सीखी जाती है तो उसे हम लोग भाषा का अधिगम या फिर भाषा सीखना कहते हैं। ठीक है, यहां पर प्रश्न हमसे फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग एक्विजिशन के संदर्भ में पूछा गया था, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इट इज एक्वायर्ड आफ्टर कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों के चेतन प्रयास के माध्यम से होता है। तो क्या बच्चा उस समय जब परिवार में जन्म हुआ था, 1-2 साल का जब बच्चा था, जब पहली बार बोलना शुरू करता है, तो क्या उसको कोई ग्रामर का रूप पढ़ाया गया था? क्या कोई ग्रामर का रूल पढ़ाया गया था? क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग दी गई थी? नहीं दी गई थी। तो कॉन्शियस एफर्ट नहीं बोला जाएगा, कॉन्शियस एफर्ट नहीं बोला जाएगा, ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, फॉर्मल यानी कि औपचारिक इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक चीज़ें जो होती हैं वो विद्यालय में हो रही होती हैं, घर पर नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं बोला जाएगा। दूसरा देखिए, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, क्या उनके माता पिता के द्वारा बच्चे को कोई ट्रेनिंग दी गई है? क्या बच्चा ट्रेनिंग स्कूल में जाकर के उस लैंग्वेज को बोलने के लिए ट्रेनिंग लिया है? नहीं लिया है, होता है, ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, इट इज एक्वायर्ड नेचुरली, यानी कि ये एक सहज प्रक्रिया है, बच्चे की मजबूरी है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वह हूबहू अनुकरण करते करते हूबहू लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है। इसे नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, और यानी कि वो जो अर्जन होता है वो नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत होता है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है और यही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये ले वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और ले वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिसे अंग्रेजी में सोशियो कल्चर थियरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा जेडपीडी के बारे में जान लेते हैं। जेडपीडी होता क्या है? तो बच्चा अपने खुद के प्रयास से मान लीजिए यहां तक पहुंच गया और उसका लक्ष्य यहां है, लेकिन वहां पर वो पहुंच नहीं पा रहा है प्रयास करने के बावजूद भी। तो अगर उसको बाहर से कोई हेल्प दिया गया और उसके बाद वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो अपने प्रयास से जहां तक पहुंचा था और लक्ष्य के बीच में हेल्प करने के बाद से जिस लक्ष्य तक पहुंचा उसके बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसी को हम लोग जोन कहते हैं। जोन मीन्स क्षेत्र, यानी इसके बीच के क्षेत्र अपने प्रयास के माध्यम से जहां तक बच्चा पहुंचा था और बाहरी हेल्प के वजह से जहां तक पहुंच गया, दोनों के बीच के डिफरेंस को, दोनों के बीच के एरिया को, दोनों के बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया था? ये ले वाइगोत्स्की ने दिया था, जिनके सिद्धांत का नाम सोशियो कल्चर थियरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन इज दैट द चाइल्ड मस्ट गेन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग व्हेन द चाइल्ड, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार के द्वारा निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है उसका उद्देश्य ये है कि बच्चा प्रोफिशिएंट हो जाए पढ़ने में और लिखने में, यानी कम से कम दक्ष वो हो जाए, और साथ ही साथ जो बेसिक न्यूमेरेसी होती है उसमें वो बच्चा दक्ष हो जाए। ये किस स्तर तक लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है जब बच्चा तीसरी कक्षा में जा रहा होगा, यानी तीसरी कक्षा में जब पहुंचा होगा तब उसको कम से कम चीज़ों को पढ़ने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए, और बेसिक जो न्यूमेरेसी होती है यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, जो गणितीय संक्रियाएं होती है, अंकों को पहचानना, ये सभी चीजें बच्चे को आनी चाहिए जब बच्चा तीसरी कक्षा में पहुंच रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज, यानी कि
जो एक अर्थपूर्ण यूनिट है, सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी साउंड यानी ध्वनि के संदर्भ में किसी भाषा से रिलेटेड, वो क्या होता है? तो वो होता है फोनिम, जिसे हिंदी में स्वनिम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 फोनिम इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द स्टेज व्हेन एन इन्फेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओपन वोवेल साउंड एट एज ऑफ 2-3 मंथ्स एज, यानी कि जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तो वह जो मुक्त स्वर ध्वनि जो बोलता है, बोलने के लिए सक्षम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कूइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कूइंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कबीर इज फ्लुएंट इन 6 डिफरेंट लैंग्वेजेज, यानी कि कबीर जो है वो 6 भाषाओं में बोल सकता है, वो फ्लुएंटली उसमें बोल सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। दिस लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हिम अ, यानी कि ये जो भाषा की कुशलता है, उसके संदर्भ में क्या बोला जाएगा? तो इसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं, यानी बहुभाषी बोलते हैं। बहुभाषी यानी कि जो एक से ज्यादा भाषाओं को बोल सकता है, पॉलीग्लॉट होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे स्टेट दैट द चाइल्ड्स ऑलराउंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि कहा जा रहा है कि पियाजे ये मानते थे कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है वह किस पर निर्भर करता है कुछ हद तक, यानी किसके इर्द गिर्द होता है, किसके राउंड में होता है, उस सेंस में पूछा गया है। तो देखिए यहां पर चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो लैंग्वेज को ही टारगेट किया गया है, यानी लैंग्वेज के संदर्भ में ही, लैंग्वेज के रेफरेंस में ही हमको उत्तर देना है। तो जीन पियाजे और जो लेव वाइगोस्की थे वो भाषा और विचार को लेकर के थोड़ा उनमें कॉन्फ्लिक्ट था, जहां जो लेव वाइगोस्की थे वो ये मानते थे कि भाषा पहले आती है फिर बच्चे का विचार आता है। वहीं लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि पहले विचार जन्म लेता है, उसके बाद भाषा का अर्थ डिफाइन किया जाता है। लेकिन दोनों भाषा को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर देखते थे। लेव वाइगोस्की की बात कर लीजिए या फिर जीन पियाजे की, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही केवल आप देख रहे होंगे, इसी में केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की गई है लैंग्वेज के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए पियाजे ये मानते थे कि पहले बच्चे का विचार जन्म लेता है, उसके बाद भाषा का अर्थ क्लियर हो पाता है। अब इसको, जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा कि वह एक जानवर है। देखिए यहां पर ये पूरा एक भाषा है, पूरा एक लैंग्वेज है कि वह एक जानवर है, लेकिन इसका अर्थ कब क्लियर होगा? जब हमारा ये क्लियर होगा कि जो जानवर शब्द यूज किया गया है वो किस परिप्रेक्ष्य में यूज किया गया है। क्योंकि जानवर को वाकई में किसी जानवर के लिए यूज किया जा सकता है, क्या ये वाकई में कोई जानवर है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया गया है। क्योंकि कई बार कोई निर्दयी व्यक्ति होता है तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर देते हैं, तुम एकदम जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो यहां पर जो जानवर या फिर व्यक्ति, ये क्या है? ये बच्चे का या फिर जो वक्ता है उसका विचार है। यानी कि ये भाषा जो लैंग्वेज है तभी स्पष्ट हो पाएगी कि ये जानवर के लिए बोला गया है या फिर व्यक्ति विशेष के लिए बोला गया है, जब बच्चे का ये विचार क्लियर होगा कि उसने जानवर के लिए ये वाक्य बोला है या फिर व्यक्ति के लिए वाक्य बोला है। तो जब विचार क्लियर होगा तभी तो ये पूरी भाषा क्लियर हो रही है। यही जीन पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। लेकिन जीन पियाजे की बात कर लीजिए या फिर वाइगोस्की की बात कर लीजिए, दोनों लैंग्वेज को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर देखते हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर ऑफ क्लास 5th टेल अ स्टोरी इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ क्लासरूम एंड डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, यानी कि एक शिक्षिका है कक्षा 5 की, वो क्या करती है कि कक्षा का जो कॉमन लैंग्वेज है जिसको सभी बच्चे समझ सकते हैं, उसमें एक कहानी कहती है, एक स्टोरी कहती है। ठीक है, आगे पढ़िए। और उसके बाद से उन्होंने कक्षा के बच्चों को 5-5 के ग्रुप में बांट दिया है। आगे पढ़िए। शी देन आस्क्ड हर लर्नर्स टू टेल हर पीयर्स इन द लैंग्वेज नोन टू हिम, यानी कि उसके बाद से वो उन्होंने क्या कहा कि जो ग्रुप में 5 बच्चे हैं, प्रत्येक ग्रुप का एक बच्चा अपने ग्रुप के अलग अलग बच्चों को अपनी मातृभाषा में, अपने लैंग्वेज में, देखिए क्या कहा जा रहा है कि लैंग्वेज नोन टू देम, यानी कि अपनी मातृभाषा में उस शब्द को या फिर उस कहानी को कहेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। लर्नर इन ईच ग्रुप टेल द स्टोरी टू वन अराउंड इन क्लास 8 लैंग्वेजेज, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि लर्नर इन ईच ग्रुप टेल द स्टोरी टू वन अनदर इन अबाउट 8 लैंग्वेज, यानी कि बच्चे ने एक दूसरे के सामने ग्रुप में 8 लैंग्वेजेज का प्रयोग करके उस कहानी को कहा। व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी नोन एज, यानी कि ये स्ट्रेटेजी क्या कहा जाएगा? तो इसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या कहता है कि बहुभाषिकता, इसको हिंदी में कहते हैं। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए वो उसकी मातृभाषा में शुरू होनी चाहिए और धीरे धीरे वह बच्चा
अन्य लैंग्वेजेस के संपर्क में आएगा और विद्यालय की जो औपचारिक भाषा उसको सीखेगा और अन्य लैंग्वेज के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ पर बच्चे को जो कॉमन लैंग्वेज था उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में कहानी सुनाया गया, कॉमन लैंग्वेज में कहानी सुनाया गया और उसके बाद बच्चों को अपनी लैंग्वेज में बोलने के लिए बोला गया, यानी बच्चे को अपनी मदर टंग में बोलने का मौका दिया जा रहा है। ये कौन कहता था? ये एनसीएफ कहता था। किसकी वजह से? मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म ही उनको ये अलाउ करता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मल्टीलिंगुअलिज्म बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज, यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज जो मातृभाषा है उसका एक्विजिशन क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द लर्नर्स, यानी कि एक चेतन प्रयास है बच्चों का। तो ये निगेटिव है। चेतन प्रयास तब होता है जब बच्चे व्याकरण के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से उस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में, भाषा के अर्जन में कोई भी कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है। बच्चे नेचुरल प्रोसेस में चीज़ों को सीख रहे होते हैं, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। कहा जा रहा है कि अ मेजर स्कूल एक्टिविटी, यानी कि ये बोला जा रहा है कि बच्चे लैंग्वेज को अर्जित करने के लिए स्कूल जाते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि जब बच्चा परिवार में जन्म ले रहा है तो परिवार के सदस्यों के द्वारा बोले जा रहे भाषा का हूबहू अनुकरण करके वो लैंग्वेज को सीख रहा है, अर्जित कर रहा है, ना कि स्कूल में जाकर के सीख रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए डन थ्रू ट्रेनिंग, तो इसके लिए उनके माता पिता या फिर किसी भी लोग के द्वारा उसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंग्वेज को एक्वायर किया है। तो ये ट्रेनिंग भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा और नेचुरल प्रोसेस, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? एक सहज प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था अ क्लासरूम इन विच चिल्ड्रेन कमेंस विथ देयर मदर टंग एंड देन आर टॉट एडिशनल लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि यह कहा जा रहा है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें बच्चों को अनुमति दी गई है कि आप अपनी मदर टंग में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके बाद से उनको और ज़्यादा एडिशनल लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ये क्या कहा जाएगा? तो देखिए ये एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषिक कक्षा कहा जाएगा, बहुभाषी कक्षा कहा जाएगा। बहुभाषी कक्षा के अंतर्गत ये होता है कि जो बच्चे हैं उनको अलाउ किया गया है कि आप अपनी मदर टंग का प्रयोग करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद्यालय के शुरुआती दौर में। यानी कि अगर आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं या फिर विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसको नहीं बोल पा रहे हैं, तो भले ही आप भोजपुरी क्यों ना जानते हो, कोई ना कोई भाषा लेकर के बच्चा विद्यालय जरूर आएगा, क्योंकि बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है उसकी मदर टंग होती है। यानी बच्चा कोई ना कोई लैंग्वेज तो जानता ही होगा, चाहे वो भोजपुरी ही क्यों ना जान रहा हो, उसको उसकी लैंग्वेज में ही बोलने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा के संपर्क में आएगा और अन्य लैंग्वेजेस के संपर्क में आएगा और धीरे धीरे अन्य लैंग्वेज को सीखेगा। तो ये क्या होता है? ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।